सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जो हमारे सेकेंड सेम की पार्ट है उस पर हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ओके, सो हम लोगों ने यूनिट वाइज इन सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उन्हें यूनिट वाइज इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें हम लोग उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 का। ओके, तो यूनिट 1 बहुत ही आसान यूनिट है और इसमें सिर्फ बेसिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दिया है। सो अगर हम लोग यूनिट 1 में लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो यूनिट 1 में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन ए मीन्स 2 मार्क्स से क्वेश्चंस में अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो उसमें जो मेन क्वेश्चन जो बन के आता है हमारा वो डिफाइन आइसोमेरिज्म ही है। तो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान है और उसका क्लासिफिकेशन भी देना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आए तो आपको इस क्लासिफिकेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मेनली ये यूनिट 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब आते हैं यूनिट 2 से कि यूनिट 2 से ही हमारी जो बेसिक जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो उसमें जो चीजें होती है वो शुरू होती हैं। ओके, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द E1 एंड E2 रिएक्शन। सो E1 और E2 रिएक्शन को हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन द E1 एंड E2 रिएक्शंस अलोंग विथ इट्स मैकेनिज्म। E1 और E2 रिएक्शन को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है और उनकी मैकेनिज्म भी बतानी है। ओके, और कभी कभी दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, कि E1 और E2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है उनको एक्सप्लेन करना है। तो E1 और E2 रिएक्शन को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उसकी फैक्टर्स पे, वो किन किन रिएक्शंस पे काम करते हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या है, किस ऑर्डर पे वो काम करती है, उनकी क्या फैक्टर्स इफेक्टिव है, उनकी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है, उन चीजों पे आप डिफरेंशिएट करेंगे। या एक और फॉर्म में क्वेश्चन आता है गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। अब इसमें फैक्टर्स बताने हैं E1 एंड E2 रिएक्शन एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसमें दो चीजें बतानी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो ये तीनों क्वेश्चंस एक ही बात पूछ रहे हैं, सिर्फ अलग अलग घुमा के, मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न करके। ओके, सो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा कि आपको E1 और E2 रिएक्शन सबसे पहले बतानी है, उनका मैकेनिज्म बताना है, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग बताने हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बतानी है। ओके, सो एक बार मैं बोल दूं कि इन सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको, जो आपका जब पेपर होगा तो आपको कुछ लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। मीन्स जो बेसिक चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो तो सेम होगी, लेकिन लैंग्वेज है जो वो एग्जामिनर चेंज कर सकता है टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस मेन टर्म ध्यान देना है कि E1 और E2 की रिएक्शन पूछी गई है ना, तो लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन जो टर्म्स हैं, जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम होगा। ओके, जो कंटेंट होगा आंसर में वो सेम लिखा जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन मार्कोनी ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। सो सेकेंड क्वेश्चन है कि हम लोगों को बताना है कि मार्कोनी ऑफ रूल क्या है एंड एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या है। तो हम लोग को सिंपल बात है, शॉर्ट नोट है, मीन्स इसमें क्या लिखना है कि ये दोनों रूल्स होते क्या हैं, उनकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सब कुछ मार्कोनी ऑफ रूल के बारे में बताना है कि कब मार्कोनी ऑफ रूल काम करता है और कब एंटी मार्कोनी ऑफ रूल काम करता है। ओके, थर्ड है अगर आपको ये वीडियो इन चीज़ों की चाहिए अगर आप वीडियोस, तो हमारी प्लेलिस्ट में पहले से इन मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन हम लोग फिर से इसका एक डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन और गिव अ शॉर्ट नोट ऑन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन शेरज़ेव रूल या गिव अ शॉर्ट नोट ऑन शेरज़ेव रूल या राइट द मैकेनिज्म ऑफ शेरज़ेव रूल, है ना। कोई भी लैंग्वेज में आपको शेरज़ेव रूल के बारे में पूछा जा सकता है। सेकेंड है ओजोनोलिसिस की, आपसे ओजोनोलिसिस के बारे में पूछा सकता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसे एक्सप्लेन करिए। ओके, और कॉन्जुगेटेड डाइज के बारे में भी पूछा जा सकता है, उनकी मैकेनिज्म, ओके, उनके बारे में कैसे वो मैकेनिज्म काम करती है, कब ये रिएक्शंस होती हैं, क्या कंडीशंस
इस रिएक्शन को फेवर करती है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेटजेफ रूल, ओजोनोलिसिस और कॉन्जुगेटेड डाइन्स, ये तीनों बहुत ही पॉपुलर है यूनिट 2 के अगर अंदर आए, और काफ़ी क्वेश्चंस में ये तीनों रिपीट हो चुके हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, क्या मैकेनिज्म होते हैं, क्या कंडीशंस इन्हें फेवर करती है, सब कुछ इसके बारे में लिखना होगा। ओके, देन है डिफाइन एल्केन्स एंड डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सो सबसे पहले एल्केन्स को डिफाइन करना है, फिर उनके मैकेनिज्म को बताना है कि क्या इनका मैकेनिज्म है, और साथ ही एक और चीज है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सो हैलोजिनेशन मीन्स इसमें क्लोरिनेशन भी इन्वॉल्व है, ब्रोमिनेशन भी इन्वॉल्व है। ओके, सो आप किसी को भी एग्जांपल, जैसे कि आप क्लोरीन को एग्जांपल लेके हैलोजिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्लोरिनेशन एक्सप्लेन कर दें या ब्रोमिनेशन एक्सप्लेन कर दें। किसी भी एक रेफरेंस हैलोजन को लेके आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अब आपको सेपरेट क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में नहीं लिखना है, वरना आंसर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आपको सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है कि आप मतलब कि ब्रोमीन से एक्सप्लेन करेंगे तो आप ब्रोमीन से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्लोरीन है ना तो आप क्लोरीन से ही एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, और फिर 6th क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 6th क्वेश्चन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। ओके, ये भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब आते हैं दोस्तों यूनिट 3 में। ओके, तो अब यूनिट 3 में आने से पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक दिमाग में ध्यान लेते हैं कि जो SN1 और SN2 रिएक्शन है, ये तो दोस्तों आपको पढ़ के जाना ही है। ये 100% प्रोबेबिलिटी है या 100% पॉसिबिलिटी है कि SN1 और SN2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही पूरा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो टीचर फोकस करता है वो SN1 और SN2 रिएक्शन को ही फोकस कर रहा है। तो आपको इसे तो पढ़ के जाना ही जाना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वही रखा है, एक्सप्लेन द SN1 और SN2 रिएक्शन, डिस्कस दियर काइनेटिक मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि SN1 SN2 के रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है, क्या होती है एक्सप्लेन करना है, फिर उनकी ऑर्डर ऑफ, पहले सबसे काइनेटिक बतानी है, फिर मैकेनिज्म बतानी है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, सब कुछ एक्सप्लेन करना है SN1। ये दोस्तों आप लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव केमिकल टेस्ट फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल। सो इन तीनों के बीच में केमिकल टेस्ट देना है कि कौन कौन से अल्कोहल, मतलब कि आपके पास अगर फर्स्ट डिग्री मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो उनके लिए बेसिक स्टेप्स देने हैं, केमिकल टेस्ट देने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में लिखना है कि किस तरह से हम लोग इन तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, और फिर दोस्तों ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि जो हमारे जो पीओसी में कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं, है ना। सो क्या है कि इसमें जो स्ट्रक्चर और यूजेस हैं, इन जो नाम है जो इन स्ट्रक्चर्स के, इसमें कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व नहीं किया गया। मतलब कि ये लोग क्या एक एग्जामिनर से कोई भी रैंडमली कोई भी कंपाउंड उठा देंगे और आपसे उसका स्ट्रक्चर और यूज पूछ लेंगे, तो इसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखिए अपने मन में कि कोई भी कंपाउंड आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। क्वेश्चंस में तो पैटर्न है, वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं ये, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, वो कोई भी कंपाउंड आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, लेकिन आप सारे पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें जो है एग्जामिनर वो आपसे कोई भी एट रैंडम पूछ सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं, लेकिन आप सारे पढ़ के जाइएगा। ओके, तो ये थे हमारे यूनिट 3 के। अब आते हैं यूनिट 4 में, क्योंकि यूनिट 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो SN1 SN2 है और अल्कोहल है। ओके, यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पर्किंग कंडेंसेशन। पर्किंग कंडेंसेशन एक रिएक्शन है, उसको एक्सप्लेन करना है, मैकेनिज्म लिखना है, सब कुछ लिखना है, ठीक है। डिस्कस एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस कंडेंसेशन। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन बतानी है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बतानी है। ओके, फिर नेक्स्ट है डिस्कस एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसमें बताना है कैनिजारो रिएक्शन के बारे में और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे यूनिट 4 में आपको कई सारी मैकेनिज्म्स को याद करना। तो यूनिट 4 में आपको बेसिकली ये याद रखना है कि आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है
और उनकी मैकेनिज्म को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिट 4 में आपको कई सारी मैकेनिज्म पूछ जा चुकी हैं। ओके, तो कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सब कुछ आपको मैकेनिज्म याद करनी है और समझनी है। ओके, और एक्सप्लेन भी करनी है। ओके, और यूनिट 5 जो हमारी लास्ट यूनिट है, इसमें आपको दोस्तों बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट 5 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो आपको याद करना है। डिफाइन कार्बोक्सिलिक एसिड, डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो COH होता है, उसको पहले आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, वो क्यों एसिडिक होता है। डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि वो मतलब कि एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे पाई जाती है, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किस तरह से उसमें एसिडिटी इफेक्ट होती है, और अगर मैं उस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो क्या उस पर एसिडिटी पे फर्क आता है, वो आपको बताना है। ओके, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है थोरली। गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड एंड ईस्ट। तो यहाँ पे 3 है। सबसे पहले आपको क्वालिटेटिव टेस्ट देना है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, फिर देना है एमाइड के बारे में, फिर देना है ईस्टर के बारे में। ओके, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा डिस्कस एलिफैटिक अमीन्स एंड डिस्कस देयर बेसिसिटी। तो पहले था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी एसिडिटी डिस्कस करनी थी, अब है दोस्तों आपका एलिफैटिक अमाइड और अब उसकी बेसिसिटी डिस्कस करनी है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी बेसिसिटी और किसकी एसिडिटी डिस्कस करनी है। और इसके साथ एक और चीज है, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन इस बेसिसिटी। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर हम लोग इस, तो दोस्तों देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में और एलिफैटिक अमीन्स में दोनों में ही सेम चीज पूछी गई है, उनकी बेसिसिटी और एसिडिटी और इन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको जो एलिफैटिक अमीन्स है इनकी भी आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताना होगा। ओके, इसमें भी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था आपने, वैसे ही इसमें एलिफैटिक अमीन्स में भी आपको बताना होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है वही गिव स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस। तो वही तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर्स कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी कंपाउंड का एट रैंडम कोई भी पूछा जा सकता है। इस पे आप लोग कोई भी पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको सारे ही स्ट्रक्चर्स और उनकी यूजेस लर्न करके जाना है। क्वेश्चंस में एक पैटर्न था जो हम लोगों ने आपको भी प्रोवाइड किया है। ओके, सो आई होप यू लाइक इट गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके डिटेल्ड आंसर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।